तो कल हमने स्टार्ट किया था बिजनेस एंड प्रोफेशन और उसके अंदर हमने देखा था डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस में पहला हो गया था पर्सनल। जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस है कुल मिला के जो एक्सपेंसेस प्रोप्राइटर से रिलेटेड है वो सारे डिसअलाउड होंगे। फिर जितने भी कैपिटल एक्सपेंसेस है वो पूरे डिसअलाउड होंगे और उन पर डेप्रिसिएशन क्या होगी, अलाउड। जितने भी रिजर्व एंड प्रोविजन होते हैं, जितने भी रिजर्व एंड प्रोविजन होते हैं वो भी कंप्लीटली क्या होता है, डिसअलाउड। क्यों? क्योंकि उनका एक्चुअल पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 पॉइंट पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट। अगर बताओ ना, अगर किसी चीज की ड्यू डेट निकल जाए उसके बाद अगर आप कुछ करो तो वो चीज क्या होगी, मायने रखेगी क्या? लास्ट डेट निकल गई उस चीज की। फॉर एग्जांपल सीए वगैरह के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 तारीख, लास्ट डेट फुल एंड फाइनल, मतलब सारी पेनल्टी लेट फीस मिला के कुल मिला के द लास्ट डेट इज 20th। अगर आप 21 तारीख को फॉर्म लेके जाते हो तो एक्सेप्ट करेगा क्या किसी भी सिचुएशन में? फिर लेट फीस की नॉर्मल डेट थी मान लो 10 तारीख, लेट फीस के साथ हो गई 20 तारीख, अब उसके बाद आप 21 को जा रहे हो तो एक्सेप्ट करेगा क्या? ठीक है, तो अब ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले होता है ड्यू डेट का मतलब क्या होगा? ड्यू डेट का मतलब होता है रिटर्न फाइलिंग डेट, जो रिटर्न फाइल करने की डेट होती है। ठीक है, अब रिटर्न फाइल करने की डेट्स है क्या क्या? अगर आप नॉर्मल रिटर्न भर रहे हो, आप क्या फाइल कर रहे हो, केवल नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो लास्ट डेट होती है 30th जुलाई ऑफ 31st जुलाई, सॉरी 31st जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। नॉर्मली होती है, अब इसको एक्सटेंड कर सकती है गवर्नमेंट, बट नॉर्मली होती है कि क्या, असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई। और वहीं पे अगर आप ऑडिट करवाते हो, अगर आप ऑडिट का मतलब होता है जांच करवाना, इसी चैप्टर में आएगा आपके, इसी चैप्टर में आएगा आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर ही कि ऑडिट कब करानी जरूरी है, कब करानी जरूरी नहीं है। ये हमारा एक लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का ही। तो अगर आप ऑडिट करवा रहे हो तो लास्ट डेट होती है 30th सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई या 30 सितंबर। अब आपके पॉइंट क्या है, पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट। अगर आप इन ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहे हो, चलो आपका ईयर एंड तो हो गया 31 मार्च को। ठीक है, जैसे समझना इस चीज को, ठीक है, आपका ईयर जैसे प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये आपके लिए क्या था, प्रीवियस ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये आपका प्रीवियस ईयर है। तो इससे रिलेटेड अब जनरली तो क्या बोलते हैं भाई 31 मार्च से सारी चीज हो जानी चाहिए, बट फिर भी आपको एक्सटेंशन दिया है कहां तक का, ड्यू डेट जो अलग अलग हो सकती है। अलग अलग कैसे? अगर कोई केवल रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसके लिए क्या मानी जाएगी, 31 जुलाई। और
अगर कोई ऑडिट करवा रहा तो उसके लिए क्या होगी 30 सितंबर, इसलिए मैंने केवल एक ही वर्ड लिखा ड्यू डेट। ये कब आ रहा है? असेसमेंट ईयर में। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर यहां से रिलेटेड कोई भी चीज बाकी रह रही, जैसे आपने सैलरी का पेमेंट नहीं करा, या फिर आपने वेजेस का या कोई भी खर्चा बाकी चल रहा है, तो उसका अगर पेमेंट अगर आप उस खर्चे का पेमेंट जो यहां से रिलेटेड है उसका पेमेंट इस ड्यूरेशन के अंदर भी कर देते हो, इस ड्यूरेशन के अंदर भी पेमेंट कर सकते हो, तो वो चीज क्या हो जाएगी? अलाउड। तो कोई भी चीज जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है उसका पेमेंट आप अगर ड्यू डेट से पहले, तो एक तरह से क्या हो गया, अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझूं, अपने नॉर्मल वे में, कि भाई 1 अप्रैल को फॉर्म भरना स्टार्ट हुए, 31 मार्च लास्ट डेट है, ये आपके एक एक्सटेंशन मिल गया लेट फीस के साथ में, ये आपको क्या मिल गया? एक्सटेंशन लेट फीस के साथ जमा करा दो, और ये क्या आ गई आपकी ड्यू डेट। तो ये जो होता है ना वो एक्सटेंशन ग्रांट हो गया आपको एक तरह से। तो द पॉइंट इज प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई भी खर्चे का पेमेंट जो बाकी रह गया है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड किसी भी खर्चे का पेमेंट जो क्या चल रहा था, आउटस्टैंडिंग बाकी चल रहा था, अगर आप उसका पेमेंट ड्यू डेट से पहले पहले कर देते हो, रिलेटेड किसका था? प्रीवियस ईयर से, पर आपको एक एक्सटेंशन मिल गया एक तरह से। मान लो कि आप लोग बोलते हैं लेट फीस के साथ या तो जमा करा सकते हो, यहाँ को लेट फीस कुछ नहीं लग रही हो, पैसे कुछ नहीं लग रहा आपके, बट आपको एक एक्सटेंशन मिल गया। तो अगर आप ड्यू डेट से पहले करते हो तब तो अलाउड, लेकिन अगर ड्यू डेट के भी बात करते हो तो हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। तो द पॉइंट इज if paid before due date then allowed, and if paid after due date disallowed for that previous year। उस प्रीवियस ईयर के लिए डिसअलाउड होगा, और जब भी आप पेमेंट करोगे तो उस ईयर में क्या हो जाएगा? अलाउड। ऐसा नहीं कि खर्चा हमेशा डिसअलाउड हो जाएगा, खर्चा हमेशा डिसअलाउड नहीं होगा, लेकिन खर्चे क्या होते हैं इनकम टैक्स में? मेजोरिटी किस बेस पे चलती है? कोई भी खर्चा अगर आप एक्चुअल में पे कर रहे हो तो ही अलाउड होता है, अगर आप एक्चुअल में पेमेंट नहीं कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है? डिसअलाउड। अगर आपने नोटिस किया हो पहले पॉइंट में यही था, देखो पर्सनल एक्सपेंसेस डिसअलाउड होने का लॉजिक क्या था कि इसका कोई एक्चुअल पेमेंट होना ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मैं खुद ही खुद को सैलरी दे रहा हूँ, मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ का प्रोपराइटर हूँ, और मैंने खुद को एज ए टीचर अपॉइंट कर लिया और खुद ही खुद को सैलरी दे रहा हूँ, तो एक्चुअल पेमेंट कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ये भी क्या हो गया? डिसअलाउड। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं भैया आप कोई एक्चुअल पेमेंट करो तो सही, लगना तो चाहिए ट्रांजेक्शन हुआ, मन से कोई भी ट्रांजेक्शन चला रहे हो। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा रिजर्व एंड प्रोविजन, इसमें भी आपको यही समझाया था कि रिजर्व एंड प्रोविजन में मतलब एक्चुअल कुछ भी नहीं हुआ, बस आप लोग मान रहे हो कि इतना एक्सपेंसेस हुआ होगा या होगा, शायद इन फ्यूचर इतने एक्सपेंसेस शायद हो सकते हैं, हुए क्या? नहीं हो तो अलाउड कैसे करूं मैं? तो वो खर्चा। उसी तरह से पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट, तो अगर आप एक्चुअल पेमेंट कर देते हो ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट का मतलब क्या होगा? देखो होता क्या है 31 मार्च लास्ट डेट है, पर बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पे 31 मार्च तक सेटलमेंट करना पॉसिबल नहीं है। एक लॉजिकल बात बताता हूँ,
आपके वहां वर्कर्स है, आप उनको सैलरी देते हो अगले महीने की 5 तारीख तक, लॉजिकल है। अप्रैल की सैलरी कब तक दोगे? मई में, मई की जून में। उसी तरह मार्च की सैलरी कब दोगे? अप्रैल। तो 31 मार्च तक, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का सेटलमेंट उसी ईयर में हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का सेटलमेंट उसी ईयर में हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन दे रखा है, ये ड्यूरेशन, ये जो पीरियड होता है वो एक्सटेंशन है हमारे लिए। कोई बात नहीं, हो सकता है कि कोई खर्चे बाकी रह गए हो या आप नहीं कर पाए हो, तो 31 मार्च तक के जो प्रीवियस ईयर के खर्चे थे वो आप इन 2-4 महीनों में और पे कर सकते हो। कोई अगर पे करना बाकी रह गया हो जिसका, अब मैंने समझो उधार माल खरीदा था 3 महीने की साइट पर, मैंने क्रेडिट परचेज की है 3 महीने की साइट के ऊपर, 1 दिन 2 दिन नहीं, कितने महीने की? 3 महीने की। माल खरीदा मार्च में, तो पेमेंट कब करूंगा? टाइम तो मिलना चाहिए ना मुझे, तो पेमेंट कब करूंगा? 3 महीने साइट है, तो मार्च में कहता मार्च अप्रैल मई, पेमेंट जून में करूंगा मैं, तो ऐसे डिसअलाउड कर देंगे वो लोग। नहीं, उन्होंने क्या बोला, ठीक है 31 मार्च से पहले तक का प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, आप उसका पेमेंट इस ड्यू डेट से पहले पहले और कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा टाइम और दे दिया हमने, पर अगर इसमें भी नहीं करा तो हम उस ईयर के लिए तो क्या कर देंगे, डिसअलाउड। फिर जब आप पे करोगे तब उसको क्या करेंगे, अलाउड। आई बात समझ में? तो इसमें क्या गया, इफ पेड बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले पे कर रहे हो तब तो अलाउड, और अगर ड्यू डेट के बाद कर रहे हो तो उस साल के लिए तो डिसअलाउड, और जब जिस ईयर में पेमेंट करोगे उसके लिए अलाउड। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं केवल रटाने के उद्देश्य से, तो इतना याद रख लो, पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट वो क्या होता है, पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट हमेशा क्या होता है, डिसअलाउड। बस याद रख लो, इतना सब सफिशिएंट है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना सब याद रखते हो कि पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट हमेशा क्या होते हैं, डिसअलाउड, तो डिसअलाउड, बात खत्म। आई बात समझ में? इसके बाद में नेक्स्ट, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। तो फिर बात आ गई घूम फिर के, वापस से घूम फिर के बात तो वही आ गई। मैंने अभी क्या बोला, कोई भी खर्चा एक्चुअल पेमेंट करने पर अलाउड होगा, तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हुआ, पेमेंट ही नहीं हुआ, तो वही बात घूम फिर के वही बात आ रही है बार बार। ठीक है, तो इसमें डिटेल क्या हो गई, ऑलवेज डिसअलाउड एंड, ऑलवेज क्या होगा, डिसअलाउड एंड, सॉरी, ऑलवेज डिसअलाउड एक्सेप्ट बिजनेस कमीशन, और भी 2-3 नाम है पर इतना कुछ यूज नहीं आएंगे आपके। तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने या इनकम टैक्स अथॉरिटी ने आपको रियायत दे रखी है कि ये आउटस्टैंडिंग हो फिर भी अलाउड कर देंगे। बाकी मेजोरिटी में क्या है, जनरली क्या है, कोई भी प्रीपेड हो या आउटस्टैंडिंग हो वो उस ईयर के लिए तो डिसअलाउड होता है, और जिस ईयर से रिलेटेड है उस ईयर में क्या हो जाएगा, अलाउड। फॉर एग्जाम्पल आपके ईयर चल रहा है 19-20, आपने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, अगले साल 20-21 का, तो 19-20 में तो क्या होगा, डिसअलाउड, और 20-21 में क्या हो जाएगा, अलाउड। कोई भी खर्चा जिस ईयर से रिलेटेड है उसी ईयर में अलाउड होगा, पे वाले ईयर से कोई लेना देना नहीं है। चलो आगे, एक्सपेंसेस ऑफ अदर हेड। लॉजिकल बात है ना, अदर हेड के एक्सपेंसेस 5 हेड होते हैं, सैलरी,
हाउस प्रॉपर्टी, बीएनपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। तो किसी भी अदर हेड के एक्सपेंसेस उसी हेड में जाने चाहिए ना, कि कोई भी अदर हेड है तो उसके एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए उसी हेड में। अगर आपने गलती से किसी और हेड में लिख दिया तो क्या करोगे, डिसअलाउ करो। फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी का कुछ है, म्युनिसिपल टैक्स मान लो, तो किस में लेस होने चाहिए, मैंने गलती से बीएनपी में लेस कर दिया तो अलाउड या डिसअलाउड, जिसका एक्सपेंसेस, अगर मैं मेरी इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ तो खर्चे मेरे लूंगा ना, मेरे भाई के खर्चे मैं क्यों लूंगा, तो लेने भी कौन देगा। तो इन दैट केस एक्सपेंसेस ऑफ अदर हेड, expenses like interest or municipal taxes of house property, interest, sorry, yeah, expenses related to डिसअलाउड इनकम, कोई भी डिसअलाउड इनकम उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हो तो कोई भी अदर हेड का एक्सपेंसेस हुआ तो शॉर्ट में आप क्या याद रख सकते हो, वो ऑलवेज क्या होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखो 6 पॉइंट हुए। पहला, सारे पर्सनल एक्सपेंसेस जो प्रोप्राइटर से रिलेटेड है डिसअलाउड। कैपिटल एक्सपेंसेस हमेशा डिसअलाउड होते हैं और उन पर डेप्रिसिएशन क्या होगा, अलाउड। रिजर्व एंड प्रोविजन देखते डिसअलाउड को तो रामायण ही खत्म, कुछ भी दिमाग में लगाना है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट के बाद कर रहे हो तो वो भी कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। फिर प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग हमेशा डिसअलाउड। अदर हेड के एक्सपेंसेस वो भी हमेशा क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड। फिर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का सीन क्या है, एडवर्टीजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी इज कंप्लीटली डिसअलाउड। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, किसको, पॉलिटिकल पार्टी, तो डिसअलाउड है, ठीक है। और अभी आपके ध्यान में नहीं आएगा, 2 चैप्टर के बाद में आपको पता चलेगा। अगर आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को कुछ पैसा दे रहे हो, एडवर्टीजमेंट वर्ड मैंने इसलिए यहाँ पे काम में लिया है क्योंकि आप लोगों के बार बार एडवर्टीजमेंट के साथ दे रखा है। बाकी अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी पेमेंट करते हो, पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी पेमेंट करते हो, XYZ को भी पेमेंट करते हो, डिसअलाउड होगा। रीजन क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC, और अगर कंपनी है तो GGB इज अलाउड। आपके एक चैप्टर आएगा इस 2 चैप्टर के बाद में, मतलब इसके बाद एक चैप्टर और है उसके बाद में डिडक्शन करके, तो उसमें मैं लिखूंगा वैसे तो कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को, अभी यहाँ पे याद करने का फायदा क्या रहेगा, वहां पे थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा आपको। तो भाई अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी पैसा दे रहे हो, कुछ भी पैसा, आपके एडवर्टीजमेंट में, इसलिए अपन एडवर्टीजमेंट के साथ याद कर रहे हैं। तो अगर आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो पॉलिटिकल पार्टी की किसी मैगजीन के अंदर, जैसे यहाँ पे बिहार में चलती लोकदल, बिहार में एक अखबार आता है, मतलब 7 दिन में एक बार आता है, लोकदल करके। तो अगर उस न्यूज़पेपर के अंदर आप कुछ भी एडवर्टीजमेंट देते हो तो वो डिसअलाउड हो जाएगा और उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी, कौन सी, 80 GGC की डिडक्शन मिलेगी।
और any other advertisement will be allowed। बाकी कोई भी एडवर्टीजमेंट हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, कुछ भी हो, मतलब एडवर्टीजमेंट के अंदर इतना से चेक करना है, एडवर्टीजमेंट के अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टी आया तो डिसअलाउड, और पॉलिटिकल पार्टी के अलावा कुछ भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो हमेशा क्या होगा, अलाउड। चाहे वो इंडिया में हो, आउट ऑफ इंडिया हो, चाहे कैसा भी एडवर्टीजमेंट हो, वो सब क्या होंगे, अलाउड। ठीक है, इसके बाद में अगर एडवर्टीजमेंट में ऑन प्रोडक्ट दे तो ये सीएमए के हिसाब से आप लोग बोले अवॉइड कर सकते हैं, प्रोफेशनल के हिसाब से एक पॉइंट लिखा है मैंने एक्स्ट्रा। अगर खुद की कंपनी का प्रोडक्ट आप लोग एडवर्टीजमेंट में दे रहे हो, खुद की कंपनी का प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, फ्री सैंपल, तो ये क्या होते हैं, डिसअलाउड। किसी को फ्री में सैंपल्स दे रहे हो, कर रहे हो ताकि थोड़ा आपका प्रचार प्रसार हो, तो वो क्या होते हैं, डिसअलाउड। तो भाई एडवर्टीजमेंट पॉलिटिकल, बीकॉम वालों के हिसाब से तो पॉलिटिकल पार्टी डिसअलाउड, बाकी कोई भी है एक्स वाई जेड कोई भी है सारे अलाउड। पॉलिटिकल पार्टी है डिसअलाउड, बाकी चाहे कुछ भी है एक्स वाई जेड कुछ भी है, वो सारे के सारे क्या होंगे, अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट सात मिनट हो गया, पॉइंट नंबर 8। पेमेंट ओवर 10,000, 10,000 से ऊपर का पेमेंट। तो अगर इन अ सिंगल डे, एक दिन के अंदर टू अ सिंगल पर्सन, एक दिन में एक ही बंदे को पेमेंट ओवर ₹10,000, एक दिन में एक ही बंदे को, अगर आप 10,000 से ऊपर का पेमेंट कर रहे हो, कैश या बेरर चेक के थ्रू, तो अगर आप एक दिन में एक ही पर्सन को 10,000 से ऊपर कैश या बैलेंस चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसअलाउड। मतलब अगर आपने 10,500 रुपए दिए कैश में, तो पूरे 10,500 डिसअलाउड होंगे। ऐसा नहीं कि 10,000 के ऊपर की, पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड। और अगर आप अकाउंट पे चेक से करते हो, तो पूरा का पूरा क्या होगा, अलाउड। अकाउंट पे चेक से और कैश, क्रॉस चेक क्या होता है, बैरल चेक क्या होता है, सेल्फ वाले जो चेक होते हैं, सेल्फ वाले मतलब क्या होता है, मैं चेक के ऊपर क्या करूंगा, सेल्फ लिख दूंगा। ये चेक होता है उस पर क्या लिख दूंगा, सेल्फ।
नेम में होता ना, नेम में वहां पे सेल्फ लिख दूंगा। इससे क्या होगा, कोई भी बंदा जाके, मतलब जरूरी नहीं मैं, मतलब मेरे साइन कर दिए मैंने, मेरा अकाउंट है, मैंने मेरे साइन कर दिए है और लिख दिया सेल्फ, तो अब आप में से कोई भी वहां जाके उस चेक से पैसे निकाल सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं कि अब मैं ही निकालूंगा। जिसके पास वो चेक है वो चेक वहां देगा, उसको कैश मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा किसने पैसे निकाले? तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, रिकॉर्ड रखना। अकाउंट पे चेक से क्या होगा, अगर मैंने आपको पेमेंट किया है अकाउंट से अकाउंट में, तो मेरे अकाउंट में डेबिट होगा और आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बैंक में उल्टा चलता है ना, ये ध्यान रखना। बैंक मेरे अकाउंट में तो क्या होगा, डेबिट, मेरे अकाउंट में कम हो जाएगा और आपके अकाउंट में क्रेडिट जुड़ जाएगा। अब गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड चले गया कि मैंने आपको पेमेंट करा है, तो मुझे उसका रीजन बताना पड़ेगा क्यों करा है। मैंने आपको अगर पेमेंट करा है तो मैंने आपको क्यों पेमेंट करा है उसका रीजन बताना पड़ेगा। समझ लो बात को। तो इन सच केस वो ट्रांजेक्शन क्यों हुआ था, सेल, परचेज या क्या रीजन थे, वो सब पता चल जाएंगे। कैश में क्या होता है, पता नहीं चल पाता है। जो 2 नंबर के काम होते हैं ना सारे, वो कैश के थ्रू हो सकते हैं। अकाउंट पे चेक से आप 2 नंबर के काम नहीं कर सकते हो फिर। तो अब कैश में क्या हुआ, आप गए, आपने पैसा निकाल लिया, पैसा निकला है बैंक से, किसको दिया, क्या करा, कुछ पता नहीं है। अब मैं बोलता हूँ मैं घर के काम में ले लिया मैंने, सुनना, मैंने क्या बोला, वहां से बैंक से पैसा निकला 50,000 रुपए का, एंट्री तो शो होगी। अब इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे पास आया, भैया आपने 50,000 निकाले, क्यों निकाले थे? बोलूंगा ना, मेरे पर्सनल काम से निकाले थे। क्या पर्सनल काम था? मैंने गोल्ड की मतलब रिंग खरीदी थी। क्या रिंग हो गई, बात खत्म। उसको क्या है, अब उसको इस तरह क्या पूछ सकता है वो? अब नार्को टेस्ट तो शायद ही होगा इस चीज के लिए। समझो बात को। द पॉइंट इज, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ना। मैंने 5 लाख रुपए निकाले बैंक से कैश, ठीक है। अब अगला बंदा आया कि आपने बैंक से 5 लाख रुपए कैश निकाले, कहाँ गए? एक नेकलेस खरीदा था, बताओ नेकलेस खो गया, चोरी हो गया, ठीक है, बात ही खत्म हो गई सारी। अब वो अगला क्या कर सकता है इसमें? अब ऐसा तो होने से रखा था आगे सुकन्यान हो गया, कितना मतलब और हो जाएगा अपना में। क्या है अपना भाई, ठीक है, इसलिए इन ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, मना कर देते हैं। नहीं तो क्या, वो इसके अलावा क्या, नार्को टेस्ट तो शायद ही हो इस चीज के लिए, इसलिए इनको क्या कर दिया, डिसअलाउ। भाई 5 लाख से ऊपर का आपने पेमेंट करा है, मतलब 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट करा, तो डिसअलाउ। आप अकाउंट पे ही चेक से ही करो तो ये अलाउड होगा, बाकी अलाउड नहीं होगा। आई बात समझ में? ये चीजें क्या होती है, मतलब ऑथेंटिक होती है बाद में, मतलब वेरीफाई करने के बहुत काम आती है। अगर आप इवन दो, मैं बोलूँ ये तो चलो ठीक है, सैलरी भी दे रहे हो, सैलरी, और वो भी अगर 10,000 से ऊपर की है, तो आप कैश में नहीं दे सकते, चेक से देना पड़ेगा। तो लोग भी बहुत होशियार है, लोगों ने क्या कर रखा है, अलग अलग दिन दे देते हैं। 20,000 रुपये देनी है आज, सॉरी किसी को 25 सैलरी देनी है, आज दे दिया 8,000, कल 8,000 फिर 9,000, हो गया अपना काम। तो वाउचर साइन करा लेंगे। वो तो ऐसा हो गया कैश पेमेंट करना हो तो, बाकी क्या बैंक से पेमेंट करो, इजी पड़ता है आजकल, तो इतनी सारी फैसिलिटीज और आ गई, ठीक है। इतने सारे ऑनलाइन पेमेंट्स के ऑप्शन मिल गए आप लोगों को, नेट बैंकिंग वगैरह इतनी सारी चीजें मिल गई, तो इसलिए। और पहले लिमिट भी 20,000 थी, जब से नेट बैंकिंग सब चालू हुआ ना, तब से लिमिट 10,000 कर दी, ठीक है। और वहीं पे लिमिट फॉर फ्रेट, या मैं बोलूं ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिमिट बढ़ा के कर रखी है इन्होंने 35,000 रुपये। अगर नॉर्मल कोई काम है तब तो 10,000, पर ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट वगैरह के लिए कितनी है, बिल्टी वगैरह कितनी है, 33। मतलब अगर आपको कोई फ्रेट ही देना है तो लिमिट कितनी है, आप कैश पेमेंट कितना कर सकते हो, 35,000 तक का। इसमें भी इसके 1000 रूल है। अगर किसी दिन बैंक की स्ट्राइक हुई तो, बैंक की स्ट्राइक हुई तो फिर क्या करोगे? नेट बंद कर दिया तो, फलाना दिन नेट बंद कर रखा है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम के कारण नेट बंद है, तो ऐसी सिचुएशन में आप 10,000 से ऊपर का पेमेंट कर सकते हो, वो अलाउड होगा। आपको रीजन बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया 11 अक्टूबर को आपने कैश पेमेंट करा, या फॉर एग्जाम्पल
और उस दिन बैंक स्ट्राइक नोट होती है ना, रिकॉर्ड में आती है, तो वो चीज क्या मानी जाएगी? अलाउड मानी जाएगी। वो चीज क्या मानी जाएगी? अलाउड। पर अगर अगर पहले से ही छुट्टी डिक्लेयर्ड है, फॉर एग्जांपल सबको पता दिवाली छुट्टी होगी, समझ लो, तो आपको उसका पहले से पेमेंट करके रखना है। तो अगर नेशनल हॉलीडेज है या पब्लिक हॉलीडेज है तो उसमें आप 10,000 से ऊपर का पेमेंट नहीं कर सकते हो। पर अगर वहां पे क्या बोलते हैं, बैंक स्ट्राइक है, बैंक सडनली बंद हो गई, ऐसा कुछ है, तो आप 10,000 से ऊपर का पेमेंट कर सकते हो। फ्रेट वगैरह में क्या होता है, फ्रेट का फिक्स नहीं होता है कब दिया जाएगा। और जो सारे गाड़ी वालों के बैंक अकाउंट भी गाड़ी वाले होते हैं, तो कितने तो क्या ट्रांसपोर्टेशन वाले ही होते हैं, कितने बैंक अकाउंट होते हैं। पर कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, खुद का एक पर्सनल ट्रक भी चलाते हैं, और वो बेचारे इस तरह से कि उनको कमाया बस, बात खत्म। तो इन दैट केस आप लोग उनको 10,000 से ऊपर का पेमेंट, सॉरी 10,000 से ऊपर का पेमेंट, पर कितना मैक्सिमम 35,000 तक का पेमेंट कर सकते हो। ये बहुत मैक्सिमम फ्रेट है, मतलब इससे ज्यादा फ्रेट तो रेयर चांसेस में होता है। मतलब कोई बहुत ज्यादा भारी गाड़ी हो, और भारी गाड़ी फिर तो उसका अकाउंट हो गया ना, 16 टन की गाड़ी भी हो ना, तो 16 टन की गाड़ी भी 16 टन, 1-2 किलो नहीं, 16 टन तक का ट्रक बोल रहा हूँ, उसका भाड़ा भी लगभग 20-25 हजार होता है। यहाँ से मुंबई भी भेजते हो तो समझो आपको, 30 टन की गाड़ी अगर यहाँ से नेपाल जाती है, 30, अगर 30 टन की गाड़ी भी यहाँ से नेपाल जाती है तो उसका भाड़ा लगभग 50-80 हजार के बीच में होता है। तो इतना कोई मैक्सिमम फ्रेट में यहाँ से नेपाल जा रही है जिसमें गाड़ी, समझो, तो इतना कुछ वो नहीं हो। फ्रेट सारा अगर आपको ध्यान हो तो टन के हिसाब से चलता है, किलोमीटर के हिसाब से नहीं चलता है, टन के हिसाब से। मतलब अगर आप बोल दो भाई यहाँ से अहमदाबाद की गाड़ी लगानी है, भाड़ा क्या है, तो बोलेगा 82 रुपीज। 82 रुपीज का मतलब क्या हुआ, 100 किलो के 82 रुपए। अगर आप 1 टन माल लोड करते हो तो 820 रुपए। अब 16 टन की गाड़ी है ना, तो 16 टन का भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा। मतलब आप 8 टन माल ले जाओ, 10 ले जाओ, 11 टन माल ले जाओ, तो 16 टन की गाड़ी है, 820 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 12,800 13,000 रुपये समथिंग कुछ होगा। तो 13 भाड़ा तो लगना ही लगना है। अब अगर आपने 20 टन माल लोड कर दिया उसके अंदर, तो उसके हिसाब से तो भाड़ा इस तरह चलते हैं इन गाड़ियों का, किलोमीटर के हिसाब से नहीं। अब आप किलोमीटर के हिसाब से हो सोचो तो क्या होगा, 20 जने मिल गए, ट्रक कर लिया, चलो ट्रक में चलता है और इजी में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं पॉसिबल है, ट्रक वगैरह भाड़ा किसमें चलता है, टन के हिसाब से, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में, एक सेकेंड।